हाय एवरीवन एंड वेलकम अवर वीडियो। और आप लोग अच्छे होंगे आई थिंक, और अपनी तैयारी कर रहे होंगे जो आपके एल टी ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हो जीआईसी के। तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से आपकी पढ़ाई के लिए, कुछ क्वेश्चंस आपको जो आपको देंगे कुछ नई जानकारी और आपकी इन्हेंस करेंगे, क्योंकि लास्ट यूपीपी से जब एग्ज़ाम करा रहा है तो आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। और आप अगर पुराने एग्ज़ाम को थोड़ा देखेंगे तो हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन लगे, बट जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो हो सकते हैं थोड़े से टफ हैं, थोड़े इजी हैं, तो आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो मैंने वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू प्लस एम सी क्यू लिए हैं, जो होंगे पॉलिटिकल साइंस के आपके यूपी पी सी एस एल टी ग्रेड एंड जी आई सी के लिए, जो आपके होंगे एकदम फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट दोनों से रिलेटेड होंगे। इसके साथ आपको मिलेगी क्वेश्चन क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेगा और हिंदी इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। इसके साथ में आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको किसी भी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम की तैयारी, जैसे नेट टी जी टी पी जी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो इस पर आपको वीडियोस मिलेंगी। उसके साथ में आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा पॉलिटिकल मंत्रा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, या तो आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। इसके साथ हम लोग कराएंगे तैयारी आपको किसी भी मतलब पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम से आप कर सकते हैं। हमारी कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं जाके, इससे पहले जो पार्ट हुए हैं इससे रिलेटेड वो भी आप वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको इन्फॉर्मेशन कि इस वीडियो में क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप उसका आंसर दे सकते हैं पॉज करके वीडियो के, या अपने नोट्स में आप कहीं पे पेज लेके लिख भी सकते हैं, तो आपको चलेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द स्टैचुरी बॉडी। आपको क्वेश्चन बताते हैं ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है वैधानिक संस्थाएं पूछी जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछी जाती हैं, है या नहीं उससे पूछा जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी, स्टैचुरी बॉडी कौन सी, और जो एक्ट से बनती है वो बॉडी कौन सी होती है। नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन एंड द लेबर कमीशन। आपको बताना है कि स्टैचुरी बॉडी कौन सी होगी इसमें। वैधानिक संस्था यानी कि आपकी हो जाएगी नीति। देखिए प्लानिंग कमीशन तो नीति आयोग में बदल गया, ये तो आपको पता ही है, तो वित्त आयोग आपका होगा। तो देखते हैं थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयत्न करते हैं। जो नीति आयोग वगैरह बनते हैं तो वो बना एक्ट से बना है, कोई लॉज नहीं था, कोई एक्ट वैसे पारित नहीं किया गया, ना संविधान में संशोधन किया गया। प्लानिंग कमीशन इसी का प्रारूप है जो 2015 में बना नीति आयोग, ठीक है, 1952 से चला आ रहा है आपका प्लानिंग कमीशन, 1950 से सॉरी। लेबर कमीशन तो लॉज हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो आपका वित्त आयोग है आपका किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 280 में दिया गया, ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि लॉ पारित करके रेजोल्यूशन से आई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का संकल्प था। योजना आयोग वही था। और श्रम आयोग जो आपका होता है सरकारी संकल्प में गैर कार्यकारी और गैर वैधानिक संस्था होती है। तो आपको ये नोट होनी चाहिए, वित्त आयोग पता होना चाहिए, नीति आयोग पता होना चाहिए, योजना आयोग और श्रम आयोग के बारे में ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उसका अपना आपको चारों तरफ डायमेंशन दिखा दी, इससे आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा सकते हैं। तो आपको हो सकता है कि इस वीडियो में पूरा डिटेल इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि एक पीवाईक्यू सीरीज के रूप में हम लोग चला रहे हैं। इफ़ यू आर कमेंट दिस टॉपिक एक्स्ट्रा में चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं इसका टॉपिक बना दूंगा अलग से वीडियो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 16 फाइनेंस कमीशन। आपको 16वें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है। आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में कौन से रहे, 15 में जैसे एन के सिंह रहे, 16 में अरविंद पनगड़िया हैं। इसका गठन कब हुआ तो आपको पता होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 को हुआ। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, सही पूछा गया तो ओनली 2 आपका सही होगा इसमें। 16वें वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। 31 दिसंबर 2023 को बना आर्टिकल 280 के तहत। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। सिफारिशों की अवधि रहेगी 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों के लिए। डिटेल थोड़ी ज़्यादा दी है बट इतना आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 280, इसके अध्यक्ष कौन है और गठन कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। फिर आपसे पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंडिया डन बाई, यानी भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का वितरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। योजना आयोग, वित्त आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या संसद के द्वारा। तो आप जानते हैं इसमें हम लोग वित्त आयोग के लिए 280 आर्टिकल जो हमारा वो बताता है केंद्र और राज्यों में कितना होगा। तो फाइनेंस कमीशन आपका 280 के तहत वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य है यूनियन और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें देना, राज्यों के बीच ऐसी प्राप्तियों से संबंधित हिस्से का आवंटन करना, यह केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का मुख्य आधार बनता है।
योजना आयोग, नीति आयोग, ये मुख्य रूप से योजना नीति निर्माण और नॉन टैक्स अनुदानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि करों के वितरण पर। यह ध्यान रखना आपको। तो योजना आयोग, नीति आयोग तो अलग चीज़ें हैं, बट आपका जो मेनली काम करता है वो वित्त आयोग इसमें काम करता है। हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देख लिए, इसका मतलब वित्त आयोग काफ़ी डोमिनेट कर सकता है आपके एग्जाम, बट 1-2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इससे। आपसे थोड़ा बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ऐसा थिंकर जो होते हैं हमारे यहाँ पे, कुछ स्कॉलर्स जो लिखते हैं किसी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ काफ़ी थिंकरों ने लिखा है। आमरसेन को आप पढ़ेंगे, जैसे इसमें दिए हैं लास्की को आप पढ़ेंगे, केसी भैयर को पढ़ेंगे आप, तो देखेंगे इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, संविधान के बारे में लिखा है या पॉलिटिकल इंडियन स्पेयर में लिखा है। तो किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए, हम लोग कहते हैं इंडियन सिस्टम गवर्नेंस के लिए, क्वाजी फेडरल शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको पता नहीं जो क्वाजी फेडरल किसने किया है, तो आप इसे नोट्स कर लें अगर नहीं पता है। तो केसी वियर ने इसका प्रयोग किया है। केसी वियर जो आपके रहे प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ रहे हैं, ने भारतीय संविधान की प्रकृति का वर्णन करते हुए उसे क्वाजी फेडरल या एकात्मक भावनाओं में अधिकतम संघात्मक कहा है। ना तो पूरी तरह से संघात्मक है, ना ही अध्यक्षात्मक है। उन्होंने शब्दावली इसलिए प्रयोग की क्योंकि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन के कई लक्षण मौजूद हैं, लेकिन आपातकाल में और अवशिष्ट शक्तियां जैसे कई प्रावधान केंद्र सरकार को है प्राप्त है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पूर्णतः संघात्मक ना होकर यूनिटरी और फेडरल का जो मिश्रण है, देखिए हमारे यहाँ कुछ शक्तियाँ एकात्मक का प्रतिनिधित्व करती हैं, कुछ संघात्मक का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे उन्हें पता है कि शक्तियों का विभाजन संघात्मक के रूप में। बट देखा आपातकाल आ जाए, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में हम लोग क्या आ जाते हैं, एकात्मक के रूप में वर्क करने लगते हैं। तो केसी इसी चीज़ को कहते हैं कि वो न्यूट्री और संघात्मक का मिश्रण, तो हम लोग इसे क्वाजी फेडरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग हम लोग जानते हैं एक रेजोल्यूशन से पास हुआ है, 1 जनवरी 2015 को आया। किसके रिप्लेसिंग में आया, योजना के रिप्लेसिंग में आया। तो आपसे पूछा कि नीति आयोग का जो शासकीय परिषद होगा ना, जो गवर्निंग काउंसिल बन रही है, उसमें कौन नहीं होगा। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, राज्यों के सभी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एलजी से कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होंगे, या फिर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होंगे, या फिर राज्यों के राज्यपाल नहीं होंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्यों के राज्यपाल इसमें नहीं होते हैं। तो नीति आयोग की शासी परिषद बनती है, वो कैसे बनती है आइए समझते हैं इसको। गवर्निंग काउंसिल को, नीति आयोग की जो शासी परिषद होती है, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख संस्था है। सदस्य कौन कौन होते हैं, जैसे कि चेयरमैन होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा। अब से ये भी पूछा जाता है कि जो नीति आयोग बना उसके पहले अध्यक्ष, तो आप जान जाएंगे सही, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे उसके, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री थे वो। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी दो हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के हो जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज होंगे। बट आपके राज्यों के राज्यपाल को शामिल नहीं इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है पॉलिटिकल साइंस से, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस का तो एग्जाम देंगे इसी वजह से अपने वीडियो देखिए। तो जटिल समानता विचार को कौन प्रचलित करता है, आपसे पूछा है, डायरेक्टली पूछेगा कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का विचार किसने दिया। तो आप बिल्कुल लगा के आइएगा माइकल वॉल्जर का, ठीक है। तो माइकल वॉल्जर ने दिया है जटिल समानता का विचार, माइकल वॉल्जर द्वारा विकसित किया गया। इनकी बुक को याद कर लीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का विचार किसने दिया, दिस इज द माइकल वॉल्जर। एंड दैट उनकी बुक कौन सी है, स्पेयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरिज्म एंड इक्वालिटी। स्पेयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरिज्म एंड इक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का मतलब क्या है, इन्होंने दो तरीके से बताया माइकल वॉल्जर ने, सिंपल इक्वालिटी एंड कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। सिंपल का मतलब ये हो गया सभी को समान अवसर बटा देना, सबको समान दे देना। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का मतलब ये होता है चीज़ें जिसकी जरूरत हो उसके हिसाब से उसे देना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, ठीक है। जटिल समानता में किसी एक सामाजिक वस्तु को इतना प्रमुख नहीं होना चाहिए कि वह अन्य वस्तुओं को पहुंच में निर्धारित कर दे। जैसे किसी व्यक्ति को खाने की हो सकता है, मतलब जरूरत हो, किसी को एक चाहिए सम्मान की जरूरत हो, सभी को खाना नहीं दिया जा सकता, सबको सम्मान नहीं दिया जा सकता है। यदि एक एग्जाम्पल दिया, यदि किसी के पास धन है तो उसे अपने आप राजनीतिक शक्ति या बेहतर शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, नया बॉलवादी होना चाहिए, यानी प्लास्टिक मैनर में होना चाहिए, यानी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुएं अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर वितरित होनी चाहिए, अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से। तो थिंकर आपके माइकल वॉल्जर हो गए। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, स्पेयर ऑफ जस्टिस उनकी बुक का नाम है। नो डोमिनेशन ऑफ वन स्पेयर ओवर अनदर, पे स्पेयर पे नहीं होना चाहिए उसका विचार। थोड़ा हो सकता है फास्ट वीडियो का, बट मैंने सीरीज लास्ट टाइम में आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्दी यह चीज़ें होती चली जाएंगी। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है रिपब्लिक, एमाइल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड द आर्ट ऑफ वार किसने बुक लिखी है, उसके थिंकर आपसे पूछे गए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि रिपब्लिक जो आपकी है वो प्लेटो ने लिखी प्रसिद्ध पुस्तक, तो ए का 3 होगा, ठीक है।
और एमाइल आपकी लिखी गई रूसो के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी आपकी एफ ए हेक की है। आर्ट ऑफ वार आपकी मैकियावेली की है। देख लीजिए 3 2 4 1 डी आपका ऑप्शन होगा इसमें। याद कर लीजिए रिपब्लिक प्लेटो से, एमाइल रूसो की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एफ हेक की, आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की। ठीक है, द प्रिंस भी मैकियावेली की बुक है, ध्यान रखना आप। किस विचारक ने इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है? आपको ये बुक्स थोड़ी पूछ लेता है कभी कभी, तो इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स आपकी है बर्नार्ड क्रिक की। ठीक है, बर्नार्ड क्रिक की है इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद में बुक्स की चल रही है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। विंडिकेशन ऑफ राइट्स वुमेन किसने लिखी है? तो आप जानते हैं मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने लिखी है पुस्तक। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं जब हम लोग विचारकों को पढ़ते हैं तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का नाम आता है और जीएस मिल का भी नाम आता है। दोनों में अंतर ये है कि दोनों महिलाओं के लिए लिखते हैं, बट अगर पूर्णतः बात की जाए तो महिलाओं में सबसे पहले किसने लिखा होगा? तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट महिलाओं के पक्ष में लिखने वाली, एजुकेशन के लिए बात करने वाली तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट रही हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी पहले विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1790 में, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में। ये क्रिटिक करती हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और ये क्रिटिक करती हैं रूसों की भी, क्योंकि महिलाओं को ये दबाने का प्रयास करते हैं, यानी कम मतलब मानते हैं इनको। तो ये चीज़ आपको याद रखिए, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ सकता है आपसे कि रूसों ने महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया या फिर निम्नतर माना, तो निम्नतर ही माना उन्होंने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स, आपको पढ़ के जाना है। कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट एलियनेशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर, द आर्गुमेंट इज मेड ऑन विच वर्क। ये मतलब उन्होंने ये बताया था कि अलगाव पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था है, विशेषता है, तो इन्होंने किस बुक में उसको बताया? यानी कि बुक दी है चारों, चारों मार्क्स रिलेटेड है। द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, द दास कैपिटल। द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट जो उन्होंने बुक लिखी, उसमें उन्होंने बताया अलगाव के बारे में, यानी प्रकृति से अलगाव, खुद से अलगाव के बारे में उन्होंने बताया। समाज से अलगाव हो गया, और अपनी सोसाइटी, अपने वर्क से भी अलगाव हो गया। तो व्यक्ति का अलगाव क्यों हो रहा है इस भौतिकवादी अवस्था में? क्योंकि जो व्यक्ति सामान बना रहा है आज की डेट में प्रोडक्शन में, मार्क्स का ऐसा कहना था, उसका खुद का उसका कोई मन नहीं उसमें, क्योंकि वो एक अगर कोई चीज़ बना रहा है उसका छोटा सा पार्ट वो बनाता है, उसके कोई इसका रिलेशन नहीं रह जाता, इसलिए वो समाज से, खुद से, प्रकृति से और प्रोडक्ट से अलगाव पाने लगता है। आपको कार्ल मार्क्स की कुछ बुक्स याद करके जानी है जो आपसे रिपीटली कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। तो कार्ल मार्क्स की बुक है क्रिटिक ऑफ द हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, पेरिस मनुस्क्रिप्ट्स आपकी, थीसिस ऑन फायरवर्क, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विथ एंगल्स के साथ लिखी 1848 में, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850, द एटीथ ब्रूमोई लुइस बोनापार्ट 1852, ग्रैंडिस आउटलाइन ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्रिटिकल ऑफ द गोथा प्रोग्राम, और कैपिटल, दास कैपिटल। देखिए अगर इसमें देखेंगे आप, इंग्लिश वर्जन इसलिए याद करके जाइए क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेशन में हो सकता है हिंदी में कुछ आपको समझ ना आए, बट इंग्लिश से यही रहेगी लैंग्वेज में। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल शुड हैव right to culture membership. In the context he further distinguishes between the three different type of right: self government right, polyethnic right and special representation right। तो किस विचारक का तर्क है कि व्यक्तियों को सांस्कृतिक सत्ता का अधिकार होना चाहिए? देखिए इस क्वेश्चन में यदि है वो आपको दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो पूछ रहा है आपसे, इसने पूछा है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। पूछेगा कि विल्क मिल्का ने 3 राइट दिए हैं, इसका जो आंसर है वो विल्क मिल्का है। तो विल्क मिल्का ने, वो कम्युनिटेरियन थिंकर है, मतलब समुदायवादी टाइप में, वो लिखती हैं कि 3 अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि सेल्फ गवर्निंग राइट का, पॉली एथनिक राइट और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट का आपको मिलना चाहिए। तो 3 आप याद कर लीजिए, सेल्फ गवर्निंग राइट, पॉली एथनिक राइट, मैं लिख देता हूँ आपको, यानी खुद की गवर्नमेंट का राइट मिलना चाहिए। कुछ आपको पॉली एथनिक राइट मिलने चाहिए, बहुजातीय अधिकार, और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछता है कि 4 दे देगा तो पूछेगा ये कौन सा नहीं है, तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। विल्क मिल्का इज अ कैनेडियन पॉलिटिकल फिलोसफर, जो जानी जाती हैं आपकी बहुसंस्कृति के बाद अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए और अपने उदारवाद काम के लिए जानी जाती हैं। इनकी बुक का नाम है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। अभी आपसे पूछ सकता है, तो मैं इसके नीचे क्वेश्चन लिख के देता हूँ तो आपको पता होगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप,
इन्होंने बताया कि लोगों के पास न केवल व्यक्तिगत अधिकार होते हैं बल्कि उनकी सांस्कृतिक सत्ता से संबंधित समूह विधित अधिकार होते हैं। इसे कहते हैं ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट, मतलब एक स्पेयर में सभी के अलग अलग राइट हो सकते हैं। सांस्कृतिक सदस्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को चुनाव का एक संदर्भ प्रदान करती है, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो उन्हें अपने जीवन में सार्थक निर्णय लेने में मदद करती है। तो उन्होंने बताया सेल्फ गवर्निंग राइट, देयर आर दीज आर राइट गिवन टू नेशनल माइनॉरिटी और इंडिजिनस ग्रुप टू गवर्न देमसेल्फ, यानी कि जो वहाँ के लोग निवासी हैं, जैसे कनाडा में इन्होंने किया तो ट्राइबल ऑटोनॉमी जैसे मिलना चाहिए, उनके खुद के राइट्स होने चाहिए। एंड पॉलीएथनिक मतलब जो अपनी चीज़ रख सकें, जैसे कल्चरल हॉर्डेज हो जाता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में हो जाता है, सिख कृपाल रख सकते हैं इस लायक तरीके से। और उन्हें रिजर्व सीट होनी चाहिए माइनॉरिटी के लिए इन पार्लियामेंट, और जैसे हम लोग कहते हैं एसटी को कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए, महिलाओं के लिए रिजर्व करते हैं, एक प्रकार से विशेष प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए। मैंने हिंदी में ऐड कर दिया और इंग्लिश में भी ऐड कर दिया इस चीज़ को, जिससे आप उसे पढ़ सकें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि ज्ञानवान लोगों को शहर राज्य की राजनीति के शीर्ष पर रखा जाए, ज्ञानवान लोगों को ऊपर रखा जाए, जो राजनीतिक बुराई और अन्याय को समाप्त किया जाता है, तो प्लेटो का उपरोक्त किससे प्रभावित है ये? तो प्लेटो का ये प्रभावित अपने गुरु सुकरात से। प्लेटो के हम लोग जानते हैं रिपब्लिक पुस्तक फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, उसका 3 वर्ग बताते हैं, फिलोसफर होगा, सोल्जर होगा, और कौन होगा आपका व्यापारी वर्ग हो, यानी कि जो वर्किंग वाला होगा। उसके साथ में उन्होंने 2 को बताया है कि 2 लोग अपने संपत्ति और वाइफ से नहीं रखेंगे, यानी साम्यवादी तरीके से कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि फिलोसफर और सोल्जर सभी संतानें सबकी कॉमन होंगी या प्रॉपर्टी सबकी कॉमन होगी, प्रॉपर्टी रख सकता है सिर्फ व्यापारी वर्ग, जो लास्ट वाला वर्ग है। तो उन्होंने वर्ग विगेशन करने की बात की है। और फिलोसफर किंग कौन होगा, उसके आदेश माने जाएंगे एक प्रकार से, क्यों होंगे? रीज़न है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बुक्स हो गई द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, लॉज, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन इन्हीं से आसपास पूछेगा। वही मैंने जो ऐड कर दिया है, जो सच्चा ज्ञान और न्याय को समझते हैं फिलोसफर किंग के बारे में। इसमें अदर ऑप्शन दिए गए थे, शिशरो के यहाँ। शिशरो से आपसे पूछ सकता है कि रोमन विचारक और राजनेता थे, उन्होंने नैतिकता और कानून पर लिखा है। थॉमस एक्वानिस को एक मध्यकालीन ईसाई धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अरस्तु से प्रेरणा ली है, यानी ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु मध्यकाल में थॉमस एक्वानिस के रूप में दोबारा जीवित हो गए थे। और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, और इसके साथ में इन्होंने लिखी पॉलिटिक्स बुक लिखी है, निकोमैचियन एथिक्स लिखी, और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट आप जान के रखिएगा पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस के बारे में कौन कहने वाला है? तो अरस्तु कहने वाले हैं। अब थोड़ा अरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं। अरिस्टोटल टेंडेंसी टू स्टे क्लोज टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज सोसाइटी इज ऑफ्टन प्रेजेंटेड एज अ मार्क ऑफ हिज। अरस्तु की अपने समाज की परंपराओं के करीब रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? रियलिज्म या कंजर्वेटिज्म या दोनों? इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जो आपके दोनों कहे जाते हैं रियलिज्म और कंजर्वेटिज्म, यथार्थवाद भी कहते हैं, बिकॉज उन्होंने ऐसा बताया था, अरस्तु ने राजनीति को आदर्शवादी का, जैसे होता ही है कि प्लेटो आदर्शवादी के रूप में बात कर रहा था पर अरस्तु रियलिस्ट बात कर रहा था, तो उन्हें पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि अब उन्होंने प्लेटो ने महिलाओं को बराबर की बात की, पर इन्होंने महिलाओं के डाउन की बात की कि नहीं हो सकती, निम्नतर हैं। जैसे कि अरस्तु ने राजनीति की आदर्शवादी कल्पनाओं की बजाय वास्तविकता और अनुभव पर आधारित किया। उन्होंने समाज की वास्तविक व्यवस्थाओं को और संविधान का अध्ययन किया। उनका मानना था कि राजनीति को मानव स्वभाव और परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। 158 ग्रीक नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन कर शासन प्रणालियों का व्यावहारिक विश्लेषण किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया? 158 संविधानों का संशोधन किया। तुलनात्मक राजनीति का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। रियलिज्म ये हो गया। रूढ़िवादिता, अरस्तु मौजूदा परंपराओं संस्थाओं को महत्व देते थे। ये आपको याद रखना, अगर पूछा जाए तो एक प्रकार से कि कंजर्वेटिज्म में थिंकर कौन सा था, तो अरस्तु को भी आपका माना जाएगा। उनका मानना था कि तेज या क्रांतिकारी बदलाव समाज को अस्थिर कर सकते हैं, तो उन्होंने ग्रेजुअल चेंजेस की बात की, वो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, सामाजिक स्थिरता के पक्षधर थे। वह रूढ़िवादी दृष्टिकोण है जिसमें परिवर्तन परंपरा के भीतर रहकर किया जा सकता है। तो वही मैंने हिंदी में पार्ट आपको ऐड कर दिया, तो आप रखना है अरस्तु इधर रियलिज्म भी है और कंजर्वेटिज्म भी है। मैंने आपको बुक्स बता ही दी उनकी हैं, और उसके बाद में उन्होंने महिलाओं को निम्न माना। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि महिलाओं को बराबर मानने वाला या फिर निम्न मानने वाले, जैसे रूसो डाउन मानते हैं, आपके अरस्तु भी मानते हैं, निम्नतर मानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आपसे कुछ हन्ना अरेंड्ट की बुक हैं, आप हन्ना अरेंड्ट थिंकर हैं, अमेरिका के हैं, ऐसे जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी थे पर अमेरिका बस गए जाके, और उन्होंने वहीं से वर्क किया। इन्होंने अधिनायकवाद पे काफ़ी वर्क किया है। उन्होंने बताया कि कैसे स्टालिन ने नाजीवाद
कैसे प्रभाव कर रहा है, क्रांति कहाँ तक होनी चाहिए, शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, द ह्यूमन कंडीशन ऑन रेवोल्यूशन एंड ऑन वायलेंस। आपको बताना है कौन सी बुक पहले प्रकाशित हुई। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसके बारे में आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म इज द बुक इन पब्लिश इन 1951 एंड द ह्यूमन कंडीशन 1958 यानी 1958 में। ऑन रेवोल्यूशन बुक आपकी 1963 में पब्लिश होती है। ऑन वायलेंस आपकी 1970 में पब्लिश होती है। तो 4 बुक्स आपकी थी। तो आपको पता होनी चाहिए, सीक्वेंस ही पता होना चाहिए और पता होनी चाहिए बुक्स हन्ना आरेंट की हैं, थिंकर है और इन्होंने अधिनायकवाद पे काफ़ी वर्क किया है। इन्होंने बताया एक्टिवा वीटा का कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने बताया एक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है अन्य किसी काम से, हम राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्रांति आपकी सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर तक होनी चाहिए और शक्ति हमेशा ग्रुप के साथ आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ ही मिल, अगर अलग अलग है तो वो शक्ति नहीं होगी, वो एक हिंसा टाइप का हो जाएगा। आपसे पूछे कुछ कॉन्सेप्ट, मूवमेंट एंड लीडर। ये पता क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे मैंने इसको मैच द फॉलोइंग में लेकर आया हूँ, बट ये क्वेश्चन आपसे सेपरेट भी पूछा गया है। जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, फादर ऑफ नेशन, महान सत्याग्रह एंड रेडिकल ह्यूमनिज्म। ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन आपका पेरियार द्वारा चालू किया जाता है। इन द कह सकते हैं कि वो द्रविड़स्थान की थोड़ी मांग करने लगे थे और कहते थे कि मतलब वो जो नॉर्थ साइड में थे हम लोग, या कह सकते हैं हाईएस्ट कास्टर को बताने वाले थे कि ऐसा ऐसा आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी इस वजह से। फादर ऑफ नेशन सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं। महान सत्याग्रह हमारा अंबेडकर से रिलेटेड है, आप अगर नहीं आता तो याद कर लीजिए आप। रेडिकल ह्यूमनिज्म हम लोग जानते हैं एम एन रॉय से संबंधित है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। याद कर लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार, राष्ट्रपिता गांधी जी, महान सत्याग्रह अंबेडकर से संबंधित है और रेडिकल ह्यूमनिज्म एम एन रॉय से संबंधित है। फिर आपसे कुछ पूछेगा, बुक्स या मूवमेंट होंगे और पर्सनैलिटी इससे कौन से रिलेटेड थी। तो द सिंथेसिस पे होगा अभिनव भारत, टोटल रेवोल्यूशन एंड ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, एन ऑटोबायोग्राफी आपकी जवाहरलाल नेहरू की रही है। टोटल रेवोल्यूशन आपका जयप्रकाश नारायण, जिसे कहते हैं संपूर्ण क्रांति, किसके लिए लाया गया था, इंदिरा गांधी के लिए लाया गया था। पटना के गांधी मैदान से नारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का। उसके बाद में अभिनव भारत सोसाइटी और सिंथेसिस ऑफ योगा आपका हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ अरविंदो घोष हो जाएंगे एंड अभिनव भारत सोसाइटी आपकी सावरकर की हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। द सिंथेसिस ऑफ अरविंदो घोष, अभिनव भारत सावरकर, टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण एंड ऑटोबायोग्राफी नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको पढ़ना है, महात्मा गांधी जी पढ़ने हैं, मतलब इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट में थिंकर रहे उनको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा उनसे क्वेश्चंस भी, उनकी सोच के बारे में भी। आपसे पूछ रहा है किस भारतीय राजनीतिक विचारों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुक्तिदूत कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुक्तिदूत किसको कहा था, तो आप याद कर लीजिए, कबीर को कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर फेमसली कॉल्ड महात्मा गांधी, जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जब चंपारण में उन्होंने एक गए थे जो सत्याग्रह के लिए, तो उसको सफलतापूर्वक होने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। मुक्तिदूत कहा है किसके लिए, कबीर के लिए कहा है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर विजुअलाइज 4 स्टेज इन रियलाइजेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम at the individual level and then progressive movement of freedom from the individual to community and from community to the universe and from universe to infinity। आपसे पूछा है कि ये जो आपके, मैं बता देता हूँ, इसमें हाईलाइट किए देता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे। 4 स्टेज ऑफ रियलाइजेशन ये आपसे पूछेगा। ये आपका जो है यहाँ था, ये लिखा है ना, ये 4 लेवल, ये आपका दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने बताया था टैगोर की स्वतंत्रता की अवधारणा दी थी। टैगोर ने स्वतंत्रता को एक आंतरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा जो केवल राजनीतिक स्वजाति तक नहीं थी। इन्होंने एक प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस के माध्यम से की है, यानी कि हमें अगर रियलाइजेशन चाहिए, यानी कि हमें सच्ची स्वतंत्रता चाहिए, तो 4 चरणों से गुजर के जाएगी। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यानी सेल्फ में, फिर व्यक्ति से समुदाय की तरफ बढ़ेगी, समुदाय से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से इन्फिनिटी की तरफ। तो ये 4 चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि इसमें 4 स्टेप में कौन सा स्टेप नहीं है, या 4 कोई अलग स्टेप दे देगा, एक पूछेगा, तो आपको ये पता होने चाहिए। जैसे इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल टू कम्युनिटी एंड कम्युनिटी टू यूनिवर्स एंड यूनिवर्स टू इन्फिनिटी, यानी व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता, ये स्वयं के भीतर के भ्रम, अज्ञानता और संकीर्णता से मुक्ति के लिए होता है। सेकंड है आपका यह वैचरल है, जहाँ व्यक्ति अपनी पहचान को देखता है, यानी समुदाय के साथ जोड़ता है, यानी कि हम तो व्यक्तिगत तो हो गए,
बट हम सामुदायिक शब्द को जोड़कर देख रहे हैं। जब प्रेम और सेवा के माध्यम से स्वयं को विस्तार देगा, फिर थर्ड नंबर पे आएगा हम यूनिवर्स को देखेंगे, यानी यूनिवर्स ह्यूमैनिटी को। यानी हमारा क्या रहता है, भारत अच्छा है, भारत अच्छा है, बट अगर देखा जाए तो इनके अकॉर्डिंग कहना है कि पूरे यूनिवर्स जो संसार के लोग अच्छे हो जाएंगे। उसके साथ एकता की भावना और ब्रह्मांड से इन्फिनिटी की तरफ चलना, यह चेतना का अंतिम चरण होगा जहाँ व्यक्ति सभी सीमाओं से परे चला जाता है, यानी अल्टीमेट ट्रुथ या इन्फिनिटी में विलीन हो जाता है। आपने देखा रविन्द्रनाथ टैगोर के दो क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि दोबारा भी पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं दोबारा, यानी पीवाईक्यू आपका पूछा गया एंड दैट आपका इस एक्सपेंस मैंने लेके आया कि आपके दो क्वेश्चन की कवर हो गए। आपसे पूछ रहा जवाहरलाल नेहरू की जो साइंटिफिक अप्रोच थी वो क्या थी, का अर्थ क्या है, ए वे ऑफ लाइफ, अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अ मेथड ऑफ एक्टिंग एंड कार्य करने का तरीका, एसोसिएटिंग विद अवर फेलो मैन। तो अब देखेंगे इसमें सभी सही है, यानी एक जीवन जीने का तरीका भी होता है साइंटिफिक अप्रोच इन द जवाहरलाल नेहरू कॉन्सेप्ट, ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अ मेथड ऑफ कार्य करने का तरीका एंड अपने साथियों से जुड़ के काम करना। ठीक है। उसके साथ में आपसे पूछा है कि मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म रिटन बाई हूम, यानी जो आपकी बुक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बुक के पूछे जाते रहे, मैंने कई सारी बुक्स करा दी आपको, कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राम मनोहर लोहिया, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया ने बुक लिखी थी। कई सारी बुक्स मैंने आपको इस पुरानी वीडियोस में भी कराई है। अगर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आप वीडियो का पूरा एक वीडियो चाहिए बुक्स का सिर्फ, तो ओनली वो भी मैं अलग से करा दूंगा जो आपको हेल्प हो सके लास्ट एग्जाम, बिल्कुल रिवीजन टाइम आपका चल रहा है, जो आपको बहुत ही फायदा हो सके। तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए जिससे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी और अपनी पढ़ाई को करते रहें। एग्ज़ाम में ऑल द बेस्ट आपको। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपका एल टी ग्रेड एंड जीआईसी का, उसके लिए हम लोग तैयारी में आपको जितना मदद हो सके करेंगे। और धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।